स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे बैटरी वर्सेस हाइड्रोजन ट्रेन्स 2025 में। तो आइए इसे समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले दादाजी को समझते हैं। दादाजी है इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि अंडर नोन साइंस, यानी कि जितना साइंस अभी हमें पता है। और देखिए साइंस जनरली इनवैलिडेट नहीं होता है और रिफाइंड होता है, इनवैलिडेट नहीं होता। तो अब मतलब ऑलमोस्ट आप एब्सोल्यूट मान के चलिए कि नॉन एफिशिएंसी में, यानी कि मैं अगर आपको 1 मेगावाट आवर पावर प्लांट से निकाल के दे रहा हूँ, उसमें कितना दूर आप जा सकते हैं, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिफिकेशन ऑप्शन होता है। यानी कि पावर प्लांट से व्हील तक की कितनी एफिशिएंसी है। पावर प्लांट से आपने खरीद लिया 1 मेगावाट आवर और आपके चक्के में मतलब चक्का का मोटर में कितना एनर्जी गया, वो 85 टू 95% तक आप चल सकते हो जब आप इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हो। इलेक्ट्रिफिकेशन लॉन्ग टर्म में, यानी कि अगर आपका देश लंबा गेम खेल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में सबसे ग्रीन ऑप्शन होता है। यानी कि आज ऑब्वियसली खर्चा लगेगा, लेकिन आज अगर आप इसको कर देते हैं, इसका डिविडेंड आप निकालते रह सकते हो, निकालते रहो, प्रॉफिट निकालते रहो। बहुत अच्छा है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये इतना बढ़िया है, नोन फिजिक्स में ये इससे ऊपर नहीं जा सकते और ये मतलब इतना बढ़िया डिविडेंड देते, तो कोई लोग करते क्यों नहीं है। ये बहुत महंगा होता है कैपिटल में। मेंटेनेंस भी कोई फ्री नहीं है, लेकिन कैपिटल में तोड़ देता है। मतलब कि ये इतना महँगा है कि जापान अपना शिंकनसेन के लिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रीफाई करेगा। लेकिन जैसे ब्रांचो रूट्स आ जाएँगे, उसके लिए बोले सर उतना पैसा नहीं है, डीज़ल पे चलाओ उसको। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जैसा बड़ा कंट्री 97% के आसपास पहुंच गया। ये मैप थोड़ा पुराना है, तो समझ लीजिए कि 97% के आसपास अभी हम लोग चल रहे हैं 2024 में। यानी कि इंडिया जिस स्पीड पे है, अच्छा चांसेस है कि कुछ साल के अंदर ही 100% हो जाएगा। बेसिकली हम लोग को ये एरिया थोड़ा सा संभालना है, लेकिन 100% हम लोग पहुंच सकते हैं कि जितने भी रेलवे ट्रैक हैं सबके ऊपर में रेलवे रहेगा। वो सबसे बेस्ट है। अब रहा बात, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका मतलब है कि बहुत भारी खर्चा उठा होगा, मतलब लोन सरकार दबा के उठाई होगी। हाँ, एकदम सच है। तो इंडिया ऐसा किया क्यों? इंडिया में 2 चीज़ है जो इसको अलाउ करता है। पहला चीज़ है, हमारे पास ऑयल सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि जब भी आप डीज़ल पे देश चलाएँगे, तो आप समझिए मालगाड़ी पे आपका फर्टिलाइज़र इधर से उधर जाता है। बहुत सारा इम्पोर्टेंट एसेट इधर से उधर होता रहता है। मालगाड़ी का रेट बढ़ने लगा क्योंकि डीज़ल कोई और दाम बढ़ा रहा है, तो बैंड बज जाएगी। इंडिया ऐसे ही कई बार ओपेक से पिस चुका है, तो इंडिया को ये ज़रूरी हो गया कि भैया हमारा देश नहीं चल सकता अगर कोई बाहर से उसका रेट कंट्रोल करे, तो बिजली में कूदना पड़ेगा। तो बिजली शुरू-शुरू में हमारा था कि बिजली करेंगे, कोयला से चलाएँगे, कोयला हमारे पास अपना है। और धीरे-धीरे अब हो रहा है कि अब सोलर करेंगे, विंड करेंगे, न्यूक्लियर करेंगे, जियोथर्मल जो भी चीज़ें करना करेंगे, अब वो सब से हमको ओपेक से लेना-देना नहीं है। हमारा सारा ट्रेन हमारे दाम पे चलेगा, लोड नहीं लेना है। और इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत इसको अलाउ करता है। स्पार्सली पॉपुलेटेड प्लेस जैसे आप जर्मनी ही ले लो, कब से वो लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, लेकिन हर जगह करते ही नहीं। कारण वही है कि उनका देश बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी, स्पार्सिटी बहुत हाई है। यानी कुछ जगह पे बम-बम लोग हैं और फिर कुछ है ही नहीं। मतलब वहाँ का गाँव का रेटिंग है भैया 2 से 3 हज़ार लोग, इट्स लाइक हैं। तो ये दोनों चीज़ कि इंडिया के पास ऑयल सिक्योरिटी ना होना और हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी जिस तरह से बँटा हुआ है, ये दोनों एक ऐसा मतलब सिचुएशन बना था जहाँ पे इलेक्ट्रिफाइड होना ही था। तो इस मामले में कर लिया। और अगर थोड़ा-सा आप इंडिया होने पे प्राउड महसूस करना चाहते हैं, इंडियन होने पे गर्व महसूस करना चाहते हैं, हमारे यहाँ चोर उतने नहीं हैं। अब लगा हैं इंडिया में चोर नहीं है, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? बात है कि अगर आप पाकिस्तान का देखते हैं या साउथ अफ्रीका थे, तो वो लोग भी कूदे थे क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी वही हालत है कि बाहर से तेल आ रहा है। तो उनके पास भी वही लॉजिक है कि भैया अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कर देते, अपने पैर पे खड़े हो जाएँगे। या उनका कॉपर चोरी हो गया। ये तार जो लग रहा था, चोरी हो गया। मज़ाक भी नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ़ 2 देश बहुत सारे और देश के साथ भी हुआ है कि लिटरली थक गया गवर्नमेंट कि लगा-लगा के, और जो लगे हुए हैं उसमें चोरी कर ले रहे हैं। उसके बाद हो गया भाई छोड़ दो डीज़ल चलाओ, हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते इतना कॉपर बार-बार। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो वो हो गया, और ये समझिए आज के टाइम में बोला जापान लीजिए, जर्मनी लीजिए, यूके लीजिए, बहुत सब जगह पे आपको उनका मेन लाइन एकदम चल रहा है हाई स्पीड रेलवे पे। लेकिन जैसे ही आप साइड में जाइए, ब्रांच लाइन जिसे कहते हैं, ब्रांच लूप, ब्रांच रूट्स, उस सब में सीधा हो जाएगा सर, बिजली-विजली नहीं है यहाँ पे, शांति से आप डीज़ल पे चलो, क्योंकि हम उतना खर्चा नहीं कर सकते पर किलोमीटर ट्रैक का कि इलेक्ट्रीफाई करें। और प्लस वो तो ट्रैक का कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, कोई ये समझिए आपको सबस्टेशन भी लगाना पड़ेगा हर कुछ किलोमीटर पे। तो इलेक्ट्रिफिकेशन करना बहुत मुश्किल चीज़ है। इंडिया का सिचुएशन ऐसा परफेक्ट मैच करा कि हम लोग किए हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट सही रास्ते पे हैं कि जहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। और अंडर नोन लॉज़ ऑफ साइंस आप उससे बेटर कुछ नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं
गड़बड़ कहाँ हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है कन्वर्शन में। यानी कि अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे तो आपको लॉ में सिखाया गया होगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जितने भी हैं। उसमें आपको सिखाया होगा जब भी आप कुछ कन्वर्ट करते हैं, हमेशा थोड़ा-सा लॉस होगा। यानी कि आप जितनी बार कन्वर्ट कर रहे हैं कि सर मैंने बिजली लिया, बिजली को केमिकल में बदला, केमिकल लिया, केमिकल को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, फिर मतलब केमिकल लिया उसे कंप्रेस किया, फिर केमिकल लेके उससे फिर से मैंने इलेक्ट्रिसिटी निकाला, फिर उससे सब चीज़ें जितनी बार आप कन्वर्शन कर रहे हैं, आप कुछ परसेंटेज एनर्जी वेस्ट हीट में निकल जाएगा। ये लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे है, इसे नहीं छेड़ा जा सकता। यानी कि अगर आप एफिशिएंट रहना चाहते हैं, छेड़खानी कम करना चाहेंगे, यानी कि कम से कम हूहा हो। ये लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना पड़ रहा है, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी लेके उसे गैस में बदल रहे हैं, ठीक है? बिजली है, वो एक कंडक्टर का बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का, उसको बदल के आप कह रहे हो कि नहीं तुम एक केमिकल में बदल जाओ, गैस में, वो वेस्टफुल होगा कंपेयर टू बैटरी। ये कभी नहीं बदलने वाला है। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है। अगर कोई आपसे इस बात पे लड़ाई कर रहा है, तो उसे प्रणाम करें और निकल लें। आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा अगर उसे बहुत ज़्यादा पास रहे तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लॉन्ग टर्म में, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में राउंड ट्रिप एफिशिएंसी। अब रहा बात कि ऐसा क्यों है? कुछ-कुछ नीश केसेस में, कुछ-कुछ ऑड एजेस में कि आपको ये ज़रूरत था, ये करना पड़ा। होता है, जैसे कि क्या इंडिया को हाइड्रोजन पानी से बनाना चाहिए? अगर हम लोग बना पाते हैं तो ऑब्वियसली क्यों मेटलर्जी इंडस्ट्री नहीं चलने वाली, मेटल नहीं चलने वाला बिना हाइड्रोजन का सोर्स के। अभी हम लोग मीथेन लेके यानी कि एलएनजी लेके उसे स्टीम रिफॉर्म करते हैं। उससे बेटर होगा क्योंकि एलएनजी बाहर से खरीद रहे हैं, उससे बेटर होगा कि ये कर लेते हैं भैया, अपने से निपटा लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोजन से हम एनर्जी कैरियर के तौर पे यूज़ करेंगे और उससे हम गाड़ी चलाएँगे, ट्रक चलाएँगे, ट्रेन चलाएँगे। अ अ, क्या कर रहे हो सर? मतलब जितनी एनर्जी आप लिए, मतलब नेशनल ग्रिड से इंडियन पावर कॉर्पोरेशन से आप जितना बिजली खरीद रहे हो, उसका बिजली का कितना आपके चक्के में जा रहा है, वो मायने रखता है ना कि आपने 100 मेगावाट आवर खरीदा या 10,000 खरीदा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात है वो 10,000 में आप कितना दूर गए। 10,000 में आप मान लीजिए 1 लाख किलोमीटर चल गए, बल्ले-बल्ले। वहीं 10,000 में आप सिर्फ 30,000 किलोमीटर गए, लोग बोलेंगे भैया बिल महँगा पड़ रहा है। सेम बात है। राउंड ट्रिप एफिशिएंसी मायने रखता है बहुत, सबसे इंपॉर्टेंट एंड में जब आप देखेंगे, और भी पब्लिक ट्रांजिट के मामले में राउंड ट्रिप एफिशिएंसी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप हर बार जब यूज़ कर रहे हैं उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं ना, इसलिए समझना बहुत सही एफिशिएंसी। और हम लोग सरप्लस सोलर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में, ठीक है? कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है सरप्लस सोलर, वो अस्यूम कर रहा है कि आप इंजीनियर हो, समझ रहे हो, नहीं तो आप मूर्ख हो। क्योंकि सरप्लस सोलर का सिर्फ ये मतलब है उस टाइम उसका डिमांड नहीं है। तो आप ये कहते हो, ऐसा नहीं हो रहा है कि आप बस थे, बैठे हुए थे, बिजली के तार में आप बिजली आ गया एक्स्ट्रा। आप सोलर पैनल लगाए, आप इन्वर्टर लगाए, सबस्टेशन बनाए, सबस्टेशन को ग्रिड से कनेक्ट किए, सारा चीज़ चला, तब जाके सोलर। बस सरप्लस का ये मतलब उस टाइम में, यानी कि जब सन दे रहा है, उस टाइम डिमांड नहीं है, यानी कि आपके पास एनर्जी स्टोरेज नहीं है। सरप्लस नहीं होता है। वो इंजीनियरिंग एक टर्म है, वो इंजीनियर्स लोग के लिए है, लेकिन अब आम पब्लिक को कई बार आम पब्लिक हमको ऐसे बोलते, ओह! सरप्लस है। इट्स लाइक फ्री नहीं है, सरप्लस डज़ नॉट मीन फ्री। आप अभी भी उसके लिए पेमेंट कर रहे हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी बार पेमेंट कर रहे हो, अगर आप वेस्ट कर देते हो उसका, देखो सर आपसे हमने 100 यूनिट बिजली खरीद लिया, उसमें से हम 70 यूनिट बिजली फेंक देंगे, तो यानी आपको मतलब 70 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा सिर्फ़ 30 का काम करने के लिए। यही होता है राउंड ट्रिप एफिशिएंसी। यानी कि जो भी देश हो, चाहे जापान लीजिए, जर्मनी लीजिए, इंडिया लीजिए, ये सब अपने नेशनल ग्रिड से बिजली खरीदेंगे। और आप बोलोगे सरकार है, सरकार कुछ तो देना पड़ेगा ना सर, कोयला जला रहे हो, सोलर पैनल खरीद रहे हो, डैम मेंटेन कर रहे हो, पैसा देना पड़ेगा। और वो पैसा में आप कितना वेस्ट कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि आपका बिल कितना आएगा। वेस्ट कम करोगे, बिल कम आएगा, वेस्ट ज़्यादा करोगे, लुट जाओगे। तो सबसे बेस्ट है, बिजली खरीदो, सीधे इलेक्ट्रीफाई करो, काम खत्म। इलेक्ट्रीफाई करने के लिए 2 रास्ता है, थर्ड रेल लगा दो या ओवरहेड वायर कर दो, ये 2 है। अगर नहीं कर सकते तब क्या ऑप्शन है? तब आप बैटरी में जाओ या हाइड्रोजन पे जाओ। तो राउंड ट्रिप एफिशिएंसी में आप हमेशा ध्यान दोगे, क्यों? क्योंकि वो आप जैसे कोई भी ट्रेन बनाते हो, कितना चलेगा? 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा कम से कम, और वो भी एक ट्रेन की बात हो रही है, और आप कई सारे ट्रेन लगा देते हो। ठीक है? तो आपका हर में जो वेस्टेज आप कर रहे हो, पता चले सर आपका बिल आएगा। जैसे अभी भारतीय रेलवे रोता है कि सर हमारा सालाना नहीं हो रहा है रिकवरी, और उसके बाद बोलेगा कि सर नेशनल ग्रिड बोलने लगे, "एक काम करो सर, ये रेलवे का टैरिफ बढ़ाओ तो, नहीं तो हम नहीं देने वाले बिजली।" तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत हाई है। ये एक दूसरा बात है, आपका रनिंग कॉस्ट भी हाई है, कैपिटल भी हाई है। अब बोले ऐसा क्यों हो रहा है? आते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स पे। आपने बिजली उठा लिया ग्रिड से, मान लीजिए आपको चक्का को चाहिए, ठीक है? आपका चक्का जो है, चक्का का ट्रैक्शन मोटर है, वो बोल रहा है हमको 1 किलोवाट दो,
ठीक है? आप खरीदोगे 2.9 किलोवाट, इसमें से 70% आप एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस से गैस निकल गया, ठीक है? 30% तो आपने यहीं फेंक दिया। फिर उसे कंप्रेस करोगे, 350 बार है और कंप्रेस भी कर सकते हैं, 600 बार भी जा सकते हैं, लेकिन जितना आप कंप्रेशन बढ़ाएँगे, वेस्टेज बढ़ता जाएगा। ये 91% एफिशिएंट है। फिर आते हो आप इसे फ्यूल सेल में डालते हो, कंप्रेशन कर दिया, ट्रांसपोर्ट इसमें हटा दिया गया, बट ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है। तो आप उसे ट्रांसपोर्ट करोगे, उसके बाद फ्यूल सेल में जाएगा। फ्यूल सेल में वो सिर्फ 60% एफिशिएंट होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस और फ्यूल सेल, ये दो सबसे बड़ा वेस्टेज पॉइंट है, इसे नहीं चेंज किया जा सकता है। 60% आपका मतलब एनर्जी मिल जाएगा। फिर आप उसे कन्वर्टर में डालोगे, ऑब्वियसली जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी निकली वो सीधा मोटर ट्रैक्शन मोटर में नहीं जाएगा, डीसी सीधा ट्रैक्शन मोटर में नहीं जाता है। डीसी जाएगा आपका इसमें वीवीएफडी में, यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में। वो उसको मतलब बफर करेगा, उसके बाद उसके हिसाब से साइन वेव बनाएगा, साइन वेव आपका मोटर में जाएगा। तो देखिए आपको 1 किलोवाट चाहिए था, आपको खरीदना पड़ गया 2.9। तो अभी जैसे आप जितने भी लोकोमोटिव हैं, उसका आप देख सकते हो कि भैया ये सब खाता है लगभग 4 मेगावाट पर घंटा खा रहा है। वो चक्का का पावर बता रहे हैं ऑलमोस्ट। आपको उससे ये मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। लुट जाइएगा। ये लॉ ऑफ फिजिक्स है। इस पे टेक्नोलॉजी हो जाएगी बेटर, लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं चेंज होगा। ठीक है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं होगा और हर बार जब आप ट्रिप कर रहे हैं आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा और कैपिटल कॉस्ट भी बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब बिजली का जितना हाई है वो ऑलमोस्ट उतनी ही है। तो ये हुआ कन्वर्शन का साइड इफेक्ट कि टेक्नोलॉजी है ये सब, जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है स्कूल में उनको समझ में आए। जो भी थोड़ा सा भी आपको पढ़ा है वो सीधा बता दे भैया इलेक्ट्रोलाइसिस और फ्यूल सेल, यही दो में आपका इतना एनर्जी वेस्ट हो जाता है कि आप कंपीट नहीं कर सकते, कोई टेक्नोलॉजी से नहीं कंपीट कर सकते। और ये दूसरी बात है, काफ़ी लोग जो थोड़ा पढ़ते नहीं है हिस्ट्री, उनको लगता है हाइड्रोजन नई टेक्नोलॉजी है। 1969 में हाइड्रोजन फ्यूल सेल अपोलो मिशन में यूज़ किया गया था, जो कि चाँद पे गया है। तो थोड़ा ज़मीन पे आइए। और लिथियम आयन बैटरी जो आप देखते हैं, वो सोनी का मास्टर पेटेंट है, वो 1990 में आया है मार्केट में। बैटरी नई टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन नहीं। तो अब बात करते हैं पावर ट्रेन का, ठीक है? ये तो हो गया, आपको हम केमिस्ट्री लेवल बता रहे हैं कि लॉ ऑफ फिजिक्स आप उसको नहीं ब्रेक कर सकते। लेकिन होता क्या है, ठीक है? एंड में आपको चाहिए ट्रैक्शन मोटर घूमे। 100 बात की आपने ये बोल दिया कि वंदे भारत वाले जो लोग हैं उनको भैया तुम बनाओ हाइड्रोजन। उनको करना क्या है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि भैया ये चक्का में जो मोटर है वो घूमना चाहिए, ट्रैक्शन मोटर। तो ट्रैक्शन मोटर को घुमाओगे कैसे? जनरली मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली यही मॉडल यूज़ हो रहा हो या कुछ और भी हो सकता है। वीवीएफडी इस्तेमाल किया जाता है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। सबसे एफिशिएंट अभी वही माना जाता है। फिर उससे जाता है बैटरी में, मतलब कि वो बैटरी से पावर खींच रहा है। फिर बैटरी पावर खींच रहा है आपका फ्यूल सेल से। फ्यूल सेल पावर खींच रहा है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन पावर खींच रहा है जो भी कंप्रेसर आप चलाए होंगे इसको कंप्रेस करने के लिए। और फिर कंप्रेसर कहाँ से लाया हाइड्रोजन? वो आया इलेक्ट्रोलाइसिस से। इतना लंबा रास्ता से आपका आया। अब बोलेंगे बैटरी क्यों है? ये है यूरोप जहाँ से हम लोग जनरली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, ये उनका डायग्राम है पावर ट्रेन का, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल टैंक, फ्यूल सेल स्टैक, एसी टू डीसी, फिर उसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर है जो आपका एनर्जी स्टोरेज कर रहा है, उससे थोड़ा ऑक्सिलरी भी निकाला जा रहा है। ऑक्सिलरी मतलब आपका लाइट, पंखा, एसी, ये सब ऑक्सिलरी में जाएगा। फिर जा रहा है ट्रैक्शन ड्राइवर में, ट्रैक्शन ड्राइवर मोटर चला रहा है। अब जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे, पुराने डिज़ाइन में ब्रेक से जो ट्रेन बिना रेजिस्टिव रीजनरेटिव ब्रेकिंग के चल नहीं सकता है। तो ट्रेन में हमेशा रजिस्टर बैंक दिया रहता है, बड़ा-बड़ा लाल-लाल चमकता है। तो वो रजिस्टर बैंक का जो है, अगर आपका बैटरी नहीं है तो आपको वापस रजिस्टर बैंक में डालना पड़ेगा, एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप बैटरी लगाते हो हाइड्रोजन में तो आप ये करोगे कि जैसे ही वो रजिस्टर बैंक्स का में एनर्जी जाना था उसका आप फेंक दोगे, फिर बोलो भैया शांति से बैटरी चार्ज करो। तो चार्ज ये मतलब एक्सेलरेशन में आप जितनी एनर्जी डाले थे, गाड़ी को एक्सेलरेट करने में, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा आप निकाल सकते हो ब्रेक लगाने के दरमियान। तो ऑलमोस्ट समझिए 30 टू 40% एनर्जी आप निकाल लोगे। कि जैसे मान लिया हमने 10 यूनिट एनर्जी खर्च कर दिया गाड़ी को स्पीड पकड़ने में, आप 6 मतलब 3 से 6 तक निकाल सकते हैं वापस ब्रेक लगाने के दरमियान। पूरा नहीं निकलेगा लेकिन थोड़ा-सा रिटर्न आ जाएगा। और ये दूसरा फ़ायदा भी देता है कि फ्यूल सेल का रिस्पॉन्स टाइम उतना परफेक्ट नहीं होता। आप फ़ोर्स कर सकते हो कि हम इतना फ्यूल सेल डाल दें, इतना हाई वोल्टेज का रेल बना दें कि वो जब डायरेक्ट चला सके, रिकमेंडेड नहीं होता है, बहुत फ़ोर्स करेगा। तो बैटरी यहाँ पे 2 काम करता है, यू टर्न का एनर्जी ले लेता है यानी कि रीजनरेशन का सँभालता है और प्लस फ्यूल सेल को टाइम देता है, बफर देता है कि फ्यूल सेल वगैरह रैंप करना है, रैंप करने में टाइम लगेगा। जैसे आपका इंजन में होता है, एक्सेलरेटर आप दबाते हो, तुरंत गाड़ी गायब नहीं हो जाता है, बैटरी वाला हो जाता है। क्यों? बैटरी में पावर है, तुरंत दे देगा वो मोटर को, मोटर तुरंत घूम जाएगा। गाड़ी में अच्छा आरपीएम बढ़ाओ, फ्यूल फ्लो बढ़ाओ, आरपीएम करो, टर्बो है तो टर्बो को स्पूल अप करो, उसमें ऑलमोस्ट 1 सेकंड से 2 सेकंड तक लग सकता है, तो लंबा रास्ता है। फ्यूल सेल में भी वही होगा कि ठीक है, वाल्व खोलो, वाल्व से एयर फ्लो बढ़ाओ, एयर फ्लो से फिर पावर बढ़ेगा, तुरंत नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो बैटरी उस सब झटकों को स्मूथ कर देता है, इसीलिए ज़रूरी है बैटरी डालना।
बैटरी तो आप डाल ही दिए, तो खर्चा कहाँ से बचा? ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। आप बैटरी तो डाल ही दिए, इसीलिए बोल रहे हैं। आपका इलेक्ट्रोलाइसिस आपने किया, आपने पंप चलाया, पंप चला के हाइड्रोजन निकाले, हाइड्रोजन निकाल के फिर उसे फ्यूल सेल में डाले, फिर आपने बैटरी में ही डालना पड़ा एंड में। बैटरी से फिर आपका ड्राइवर में गया, ड्राइवर से आपका मोटर चला। बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब इसको कंपेयर कीजिएगा बैटरी वाले से। तो बैटरी में क्या है, ट्रैक्शन मोटर है, हर में होगा, वीवीएफटी है, हर में होगा, बैटरी है, ठीक है? और एकदम एकदम अभी तक आप एग्ज़ैक्टली हाइड्रोजन ट्रेन पे चल रहे हो, काम खत्म। बैटरी के बाद आप बाहर निकल जा रहे हो, अब आ रहे हो आप ग्रिड सोर्स पे। यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे, यूके का एक नया सिस्टम ट्राई कर रहे हैं, वो लोग बड़ा बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, काम खत्म। काम खत्म हो गया सर। आपको फ्यूल सेल में नहीं आना है, आपको हाइड्रोजन के लिए कंप्रेसर नहीं चलाना है, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करना है। और प्लीज़ कोई मुँह खोल के मत बोलिएगा बैटरी में आग लगता है। जो बैटरी सब में आग लगता है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक जानते हैं क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ क्लासिफाइड एज़ कबूम गैस। वो बूम भी नहीं करता, वो कबूम करता है। हाइड्रोजन के टैंक को रेड पेंट किया जाता है। उसका देखिए सेफ्टी हैंडलिंग क्या है। एक भी उप्स हुआ हाइड्रोजन में, आप बोलिए भैया बैटरी का कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि बैटरी जलता है। मतलब वो पानी के अंदर भी जल सकता है, ये साइड इफेक्ट है, लेकिन वो जलता है। हाइड्रोजन फटता है। तो प्लीज़। और दूसरी बात, जो बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी अलग केमिस्ट्री इस्तेमाल की जाती है रेलवे के लिए, जिसमें आग लगना उतना आसान नहीं, असंभव नहीं है। लेकिन बहुत 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 मतलब चांसेस ज़्यादा है कि आपका हाइड्रोजन फटेगा कंपेयर टू बैटरी में आग लगेगा। और रहा बात ट्रेन, अब बैटरी का एक बात एकदम सही है कि ट्रेन भारी हो जाएगा, ये बात एकदम फैक्चुअली सही है। हाइड्रोजन वाले सिस्टम में चलने में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि ट्रेन हल्का होता है, यानी कि रेंज आप ज़्यादा दे सकते हैं, स्पीड ज़्यादा चला सकते हैं। ये बात एकदम सच है। लेकिन ये समझिए, ये यूरोपियन लोग बोल रहे हैं, यानी कि उनको जब है कि भैया हमारा टीजीवी जो है 320 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलता है, तो हम लोग उतने पे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे जाइए। जो मेन लाइन है, हाई स्पीड मेन लाइन, उसको छोड़िए, थोड़ा रूट लूप लाइन पे आइए, थोड़ा सा आप अपना कनेक्टिंग राउट्स पे आइए, जहाँ पे थोड़ा इंडियन स्पीड पे चलते हैं, वो भी इंडियन स्पीड उतना नहीं है, तब पता चलेगा कि भैया अच्छा उसके लिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, ट्रेन इकलौता ऐसा व्हीकल है जिसको वज़न से नफ़रत नहीं है। जैसे सबमरीन जो होता है, हल्का आप नहीं बनाना चाहोगे, सबमरीन भारी रहेगा तभी वो कंट्रोल कर पाएगा अपने आप को। ट्रेन दूसरा वैसा चीज़ है, ट्रेन बहुत हल्का नहीं बनाया जाता। जैसे इंडिया में दाम बचाने के लिए जब ये वैक 12 बनाया गया, तो उसमें कोको के जगह पे बोबो लगा दिया। को का मतलब होता है सी, यानी कि 3 पावर्ड एक्सल रहेगा, बोबो का मतलब होता है 2, यानी बी। तो 2 मोटर 2 एक्सल, 2 मोटर 2 एक्सल। फिसलने लगे महाराज झारखंड को क्रॉस करते-करते, और इसीलिए उसमें डालना पड़ता है वज़न। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का कभी भी मैन्युफैक्चरिंग देखिएगा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसमें आपको दिखाएगा, उसमें मेटल का पाउडर डाल के उसको बैलेस्ट ऐड करना पड़ता है, ताकि वो फिसले नहीं। ये समझना बस, ट्रेन इकलौता ऐसा चीज़ है, अगर आप वज़न डालते हैं, उसको उतना प्रॉब्लम नहीं है। मतलब गाड़ी में वज़न थोड़ा-सा बढ़ाइए, क्योंकि रबड़ है, फ्रिक्शन है, उसकी बैंड बच जाएगी। ट्रेन में वज़न बढ़ाइएगा, एक्चुअली ये होगा कि अच्छा बैलेस्ट का वज़न हटा दो, आप वज़न हटा पाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन वज़न से उतना एलर्जी नहीं रखता है जितना बाकी चीज़ें रखता है। रोड वाले व्हीकल्स बहुत एलर्जी रहते हैं, भैया वज़न नहीं बढ़ाओ, लेकिन ट्रेन को उतना एलर्जी नहीं है। और फ्यूल सेल में आप लिटरली बोल रहे हैं, आपको लिथियम बैटरी लगाना ही पड़ेगा। बेसिकली आप बैटरी कार ट्रेन बना रहे हो, जिसका बैटरी छोटा है, और आप उसपे फ्यूल सेल पोत रहे हो, हाइड्रोजन टैंक पोत रहे हो। और कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी बढ़ ही गई है। और आप इतना सारा फचांग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दाम तो पूछना ही नहीं। टॉय ट्रेन का दाम उतना आता है जितना वैग 12 का दाम है। तो ये पावर ट्रेन वाला बात हो गया। इसे समझिए, लंबा रास्ता से आएँगे, कन्वर्शन करके आएँगे, एनर्जी की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी वेस्टफुल होगी। डायरेक्ट चलिएगा, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी। आप बोलोगे वज़न बढ़ जाएगा, ये बात एकदम सच है, लेकिन ट्रेन को उतनी एलर्जी नहीं है वज़न बढ़ने से, जितना रोड के गाड़ी को हो या बस उसको हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पावर ट्रेन, ये पावर ट्रेन हर में ऐसा ही होगा। तो अब एग्जांपल देते हैं, जो अभी एक बंदे ने, बहुत अच्छे कमेंटर ने शेयर किया हमारे साथ। तो ये यूके का नया सिस्टम है, तो उसमें इनका क्लेम है रियली फास्ट चार्जर। मतलब ये ट्रेन इज पावर्ड बाय फास्ट चार्जिंग, ये फास्ट चार्जिंग में बहुत ज़्यादा बैग है। तो इनका आइडिया है कि हम लोग ग्रिड लेंगे, ठीक है? हर जगह का ग्रिड उतना बम नहीं होता कि कई मेगावाट का झटका दे सकें आप उसे, ठीक है? जनरली आप बनाओगे, और रहा बात इंडियन रेलवे, मेगावाट का झटका तो बोले भैया लोकल ट्रेन उतना का झटका देता है, भैया वो अभी राजधानी जाने लगेगा थोड़ा बहते हुए, तो वो तो छोड़ ही दो, वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन ग्रिड मान लीजिए आपके पास ऐसा नहीं है जो उतना संभाल ले, तो आप क्या करोगे? आप सोलर लगा दोगे, दोनों को ट्रिकल चार्ज करोगे, वो जाएगा ट्रैक साइड बैटरी में। यानी कि आपके पास जो भी सोर्स है, जैसे आप पहाड़ी एरिया में विंड टर्बाइन लगा दीजिए, थोड़ा सा फ्लैट एरिया धूप वूप का अच्छा सा है, वहाँ सोलर लगा दीजिए, ग्रिड से जोड़ दीजिए, बैकअप जनरेटर। ये सारा पावर जो है कहाँ जाएगा? ये पावर आप ऐसे रख नहीं सकते, इसे आपको बड़े बैटरी में डालना होगा। कितना बड़ा बैटरी? 2 मेगावाट आवर। साइज कितना होगा? एक कंटेनर के साइज का होगा। ये हो गया ट्रैक साइड बैटरी, यानी कि इनके ट्रैक्स के साइड में ये सब लगा दिया जाएगा।
ठीक है? और ब्रिटेन का रेलवे का लॉजिक ये है कि ट्रेन हमेशा रुकेगी 3 मिनट 30 सेकंड के लिए। ये उनका लॉ में है कि भैया मतलब शेड्यूल में 3 मिनट 30 सेकंड रुकना है, गाड़ी को रुकना है, उतने में आदमी को उतरना है, चढ़ना है, काम खत्म। ट्रेन खुल जानी चाहिए, शेड्यूल में यही है। अब रहा बात यानी कि इसका मतलब है कि आपको बैटरी चार्ज करना है 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर। तो इसीलिए वो लिखे हुए हैं ट्रेन इज़ पावर्ड बाय फास्ट चार्जिंग। और इतना जोर का झटका, अगर अच्छा ग्रिड है उसको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हल्का ग्रिड है, दूर में है, रिमोट एरिया में है, तो आपको बिना बैटरी के होगा नहीं। और इनका है कि बैटरी डालना पड़ेगा ही अगर आप सोलर पे करना चाहते हैं। सोलर कीजिए, विंड कीजिए और ग्रिड जोड़िए, बैकअप जनरेटर जोड़िए, तो बैटरी आपको बहुत फ्रीडम दे देगा। और बैटरी ही उतना झटका दे पाएगा कि आपको 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर मेजॉरिटी एनर्जी दे दे वापस। ठीक है? ट्रेन जैसे ही स्टॉप में जाएगा, ट्रैक साइड की जो बैटरी है वो ये स्टेशन में गया, ट्रेन आया स्टेशन पे, चार्ज होने लगा, ठीक है? निकल गया, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, दूसरी ट्रेन तुरंत नहीं आएगी, 5 सेकंड में नहीं आएगी, मेट्रो की बात नहीं हो रही है, टाइम लगेगा आने में। और प्लस ये सब रिमोट एरिया में किया जाता है, ट्रेन मतलब 50 मिनट बाद आएगी, तब तक वो धीरे-धीरे ट्रिकल चार्ज कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ-कुछ केसेस में दिन में 2 बार ट्रेन आती है तो ठीक है, और चार्ज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो बैटरी जो है, ट्रैक साइड बैटरी धीरे-धीरे चार्ज हो रही है, ट्रेन को धड़धड़ा के चार्ज कर रहे हैं। और इसको चार्ज करने के लिए इन्होंने रेल बनाया 3 ठो। थर्ड रेल नहीं है ये। तो इनका आइडिया ये है कि थर्ड रेल से आप कर सकते हो बाय द वे। इनका डिज़ाइन में था कि हम उतना फचांग नहीं करना चाहते हैं। तो लॉजिक है कि सेंट्रल रेल पॉजिटिव है, साइड रेल नेगेटिव है। तो बोले भई ऐसा क्यों है? तो तीसरा क्या? वो भी नेगेटिव है, ऐसा क्यों? ये ऐसा उँगली जैसा रखे हुए हैं। यानी कि आप आ रहे हो तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, जा रहे हो तो भी पॉजिटिव पॉजिटिव से ही कनेक्ट होगा। मतलब इसीलिए देखिए ये ऑफसेट है, 3 शू नहीं है इनका नीचे, नीचे छूने वाला 3 शू नहीं है, सिर्फ़ 2 शू है। तो जाने टाइम और आने टाइम, और चूँकि डीसी फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं, तो आप डीसी है उसमें ब्रिज रेक्टिफायर ये सब करना बहुत फचांग होता है। तो क्लेवर इंजीनियरिंग है कि ठीक है सर, हम 2 डाल देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं, हर बार वो सही से ये पोलैरिटी जो है सही कनेक्ट होगा। बहुत मतलब क्लेवर इंजीनियरिंग है, वो कर रहे हैं। बैटरी बॉक्सेस जो लगाए गए हैं नीचे, वो लगभग 500 किलोवाट आवर का है। कितना बड़ा हुआ? आजकल के गाड़ी सब में मतलब महिंद्रा की गाड़ी में भी 70 से 80 का आ जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब बस सब में इतना साइज़ जा जाता है और पिकअप ट्रक्स में आ जाते हैं इतना बड़ा। और कितना का झटका का यहाँ बात हो रहा है? यहाँ झटका का बात हो रहा है 2 टू 3 सी। तो कह तो रहे हैं फास्ट चार्ज है और है भी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब कि मतलब केमिस्ट्री बोलेगा हम सँभाल लेंगे सर, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, निकल मैंगनीज कोबाल्ट नहीं संभाल सकेगा, इसकी दूसरी केमिस्ट्री है। और ट्रैक साइड बैटरी वही 2 मेगावाट आवर का बना रहे हैं, और ट्रैक साइड बैटरी से ये डंप करेंगे 750 वोल्ट डीसी दबा के डालेंगे। आप बोलेंगे ये सब चलेगा कि नहीं चलेगा? आप जितना मेट्रो देखते हैं, इंडिया इंक्लूडेड, यानी कि आपका अहमदाबाद मेट्रो हो या आपका कोलकाता मेट्रो, उसमें यही इसी पे तो चल रहा है 100 साल से लगभग। तो कोई भी नया टेक्नोलॉजी ये लोग नहीं बनाए, मतलब क्लेवर है, हर चीज़ इसमें क्लेवर है। और इनका ये था कि जो कंपनी बैंकरप्ट हुई जिसका टेक्नोलॉजी खरीद के ये बना रहे हैं, वो कंपनी पुराने लोगों ये कोचेस पे ट्राई किया। वो स्टील कोचेस था, वो 50 टन का था, तो बोल जा रहा था। यहाँ पे ये लोग अंडरग्राउंड मेट्रो का कोचेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कोचेस 30 टन के हैं। तो वज़न का इनको फ्रीडम मिल गया। बैटरी करीब 1 से 2 टन ऐड कर रहा है और इसीलिए बहुत तेज़ी से चल पा रहा है। और स्पीड जो ट्रैक बोल रहे रिमोट एरिया है, तो ये नहीं कि 120 किलोमीटर पे चलो या 320 पे चलो। नॉर्मल ट्रैक है रिमोट एरिया के लिए, 40 टू 50 माइल्स पर आवर का उसका स्पीड लिमिट है, उतने पे ही ये चलता है। और प्लस ये एक्चुअली डीजल से जल्दी स्पीड पकड़ लेता है, फटाक से स्पीड पकड़ लेता है एक्चुअली। फिर इनको टाइम टेबल स्लो करना पड़ रहा है कि अच्छा ट्रेन धीरे चलाओ, क्योंकि पिकअप तुरंत कर लिया फिर तो पहले पहुंच जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, टाइमर स्टार्ट हो जाता है 3 मिनट 50 सेकंड वाला, तो दिक्कत वही है। तो ये यूके का एक नया तरीका है कि ठीक है, हमें रिमोट एरिया को कनेक्ट करना है। हम ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, आपको जो वायरिंग करना पड़ेगा, नहीं कर सकते। थर्ड रेल भी बहुत महँगा पड़ेगा, नहीं कर सकते, ठीक है। क्या और कर सकते हैं? छोटे-छोटे एरिया में ऑब्वियसली इतना बड़ा बम-बम ग्रिड नहीं होगा कि आप डाल दो भैया 4 मेगावाट का झटका हम ले लेंगे। नहीं जी, नहीं। तो ठीक है, वहाँ पे ट्रैक साइड बैटरी लगाएँगे, कोई भी फैंसी चीज़ नहीं, नॉर्मल कंटेनराइज़्ड है, ट्रेन से कंटेनर जाएगा, वहाँ रख दिया जाएगा। वो आपका ट्रिपल रेल में कनेक्शन दे देगा। ट्रैक के नीचे मतलब ट्रेन के नीचे आप शूज़ लगाएँगे, बैटरी लगा देंगे, बाकी सारा चीज़ ज्यों का त्यों है। बोल रहे हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नया नहीं बना रहे हैं, कॉपी पेस्ट है। और वो आराम से आपका बैटरी को चार्ज करता रहेगा, चलेगा। दूसरे स्टॉप में, हर स्टॉप में ये चार्ज होगा, आगे बढ़ते जाएँगे। और अगर मान लीजिए एक स्टॉप मिस भी हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनका रेंज बहुत है। रेंज इतना है कि इन 1-2 स्टॉप भी मिस कर जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैटरी ट्रेन ये है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है राउंड ट्रिप एफिशिएंसी। यानी कि ये अब आराम से सोलर इंटीग्रेट कर सकते हैं, आराम से विंड इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ चाहे इंटीग्रेट कर सकते हैं। झटका नहीं लगेगा ग्रिड को।
तो ये एक क्लेवर तरीका है और इसका मैंने नीचे एक वीडियो दिया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो ऑलमोस्ट 18 महीने से बनाया जा रहा है। यानी कि आज आपने ये बनाया, आपने इसकी टेस्टिंग की, क्या हुआ, फिर उसके बाद पूरा मतलब बिहाइंड द सीन्स का आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, क्लेवर है। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज़्यादा हुआ नहीं किया गया। भैया शांति से हमें रिमोट लोकेशन पे देना है, राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले जाना है, उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ट्रेन चल रहा है। ये हो गया बैटरी वाला। अब बात करते हैं इंडिया का हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। तो रहा बात कि ये वही कंपनी बना रही है जो वंदे भारत बना रही है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। मोस्ट लाइकली है कि वो एम्स्ट्रम से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। आपने ध्यान दिया होगा, एक तो बीच में वीडियो आया था जिसमें एक बंदा वेब 12 के अंदर जाके स्टार्ट करने लगता है। वो स्टार्ट होते ही एम्स्ट्रम का आता है। भैया भारत में बना रहे हो, प्लीज़ उसका मेक इन इंडिया का लोगो डाल दो यार, बूट स्क्रीन चेंज कर दो यार, कम ऑन थोड़ा तो इज्जत रखो। वो बड़ा कॉमेडी वीडियो था। इस ट्रेन एक्चुअली चलने लगे, बोला आई रियली वांटेड टू नो हाउ टू स्टार्ट वेब 12। तो वही मेकर बना रहे हैं, इसलिए मेड इन इंडिया आपको मिलेगा। इसीलिए आपको डिज़ाइन देखने पे ऑलमोस्ट लगेगा वंदे भारत पर थोड़ा-सा टुटुर-पुटुर किया है, ज़्यादा नहीं है। और इसको जिंद से सोनापत तक चलाया जाएगा, जो कि मेरा बीपी हाई कर दिया। भैया वो राउट इलेक्ट्रिफाइड है, यानी कि इस ट्रेन का मोटर देखिएगा ऊपर। सर ऊपर बिजली का लाइन है सर, बम-बम लाइन है सर, 25 किलो वोल्ट का लाइन चल रहा है सर। बिजली दे दो। ये क्या हाइड्रोजन का क्या गुजरा वोल्टेज दो, और प्लस स्पीड भी आप कम रख रहे हो। यानी कि एक्चुअली इंडियन ट्रेन आराम से 120 तक चल सकती है, ये 110 का मैक्स स्पीड है। सर आप स्पीड घटा रहे हो। और यहाँ पे इनका जस्टिफिकेशन है भारत सरकार के कि सर जब इलेक्ट्रिक लाइन है तो क्यों बना रहे हो? इनका जस्टिफिकेशन है कि हम लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ताकि और टेक्नोलॉजी बना सकें। मतलब ये लिटरली एक धांधली से दूसरे धांधली को चला रहे हैं, क्योंकि बोला इंडिया को हर हालत में डीजल इंजन का पूरा फ्लीट मेंटेन करना पड़ता है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए आर्मी आपको मिसाइल मार देगी, आप बोलोगे भैया हम एक भी डीजल नहीं रखेंगे, हमेशा उनको डीजल चाहिए। डीजल ट्रेन हमेशा रखे जाते हैं कि कभी राउट फेलियर हो, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो, या कभी कोई एक्सीडेंट हुआ कि ओवरहेड वायर डिस्कनेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ पे डीजल जाके संभाल लेगा। और तो वो बाय नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव के दरमियान है कि और खासतौर पे जितने भी जगह इसके पास है, आर्मी के पास है, हमेशा इतना डीजल होना चाहिए, इतना डीजल लोकोमोटिव वर्किंग हालत में होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीज इधर से उधर हो सके, चिपके नहीं। तो वो तो आपको मेंटेन करना है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक मेंटेन करना है, उसी पे आपका देश चल रहा है। डीजल मेंटेन करना है बैकअप के लिए, ठीक है, बल्ले बल्ले। ये आप तीसरा चीज क्यों घुसा रहे हो उसमें? मतलब देश इतना अमीर हो गया है, जो वही रेलवे इतना अमीर कब से हो गया कि जो रेलवे हर साल कहता है सर हर साल हम घाटे में चल रहे हैं, अब हम इस पे हाइड्रोजन का हुलू लुलू करेंगे। बैटरी करते तो सेंस भी बनता, क्योंकि उसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी बुरी नहीं है। अब आप बोलोगे प्लीज ये मुंह खोल के मत बोलिएगा कि बैटरी के लिए हम लोग को बाहर से लाना पड़ता है। हाइड्रोजन भी बाहर से ही आएगा, जो फ्यूल सेल है वो बाहर से ही आएगा। मेड इन इंडिया अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल कर सकते हैं, बैटरी बहुत आसान है। और बाय द वे 3-4 कंपनी ऑलरेडी चालू हो गई जो बैटरी बना रही है इंडिया में, तो वो भी अब वैसा बात नहीं है। तो वही बोल रहे हैं, हाइड्रोजन किसी भी केस में भारत के लिए सेंस नहीं बनता है कि आप ये करो कि थर्ड ऑप्शन चला दो। सर हमें चाहिए डीजल, हमेशा चाहिए बैकअप के लिए, ठीक है, बल्ले बल्ले। इलेक्ट्रिक हर जगह करो, ऑलमोस्ट 100 पे पहुंचने पे हो, कर ही लो, जो कि हो ही जाएगा। मैं इस बात से खुश हूं कि भारत सरकार बहुत पहले इलेक्ट्रिक पे कूदा था और उसका अब हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये बहुत स्मार्ट चीज था। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है पूरा वैनिटी लग रहा है। और ऐसा क्यों? तो लोग इसके पीछे सेक्सी है। जैसे कितने लोग को पता है कि भैया 1960 में हम लोग ये कर चुके हैं। हाइड्रोजन पे सब चीज बनाया गया, हाइड्रोजन पे गाड़ी बनाया गया, ट्रक बनाया गया, प्लेन बनाया गया, फाइटर जेट बनाया गया। सब बना के एंड में वही सीखे कि भैया इसमें एनर्जी नहीं है, लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं चेंज होगा, लेकिन वो सेक्सी है। इट्स लाइक हाइड्रोजन। इट्स लाइक सब हमको शेयर करेंगे जर्मनी का वो फोटो कि भैया देखो जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन चल रहा है। वो नहीं शेयर करेंगे कि वो 2022 में उन्होंने बंद कर दिया और पूरा रिसर्च डेवलपमेंट में आया कि भैया इससे कई गुना सस्ता पड़ेगा बैटरी, क्योंकि बोले राउंड ट्रिप एफिशिएंसी हर बार आपको देना है। और ऐसा भी नहीं कि ट्रेन सस्ता है, सिर्फ एक चीज बोला जाता है, ट्रेन हल्का है। और रहा बात, ये सब रिमोट लोकेशन लिंक्स होते हैं, जैसे कि ये टॉय ट्रेन के लिए आप करोगे, टॉय ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे पे चला रहे हैं, नहीं चला रहे कि 220 किलोमीटर प्रति घंटा पे, नहीं कर रहे हैं। इसका दाम बोल रहे हैं, इसका दाम वेब 12 के बराबर का है। ओ एक बंदे ने अच्छा फाइनली 4K वीडियो दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कितना फचांग है इसमें। तो बात वही है, ये पूरी तरह से सीधा सीधा ऊपर में किसी को पसंद आ गया हाइड्रोजन ट्रेन, कोई ब्यूरोक्रेट को, मिनिस्टर को, और बस उसको बेच दिया। एल्स्ट्रॉम ने बोला भाई हमने लगाया, जर्मनी तो खरीद ही नहीं रहा, एक काम करो बेच दो, इंडिया वाले को चिपका दो। जापान भी हमें ऐसे बहुत चिपकाया है, जापान भी जो टेक्नोलॉजी उनके यहाँ नहीं चल रहा है, एक काम करो हाइड्रोजन चिपका दो इनको, चिपका के इनको ले लो। ये एल्स्ट्रॉम चिपका रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं। इसलिए भैया यहाँ रेलवे रो रहा है कि, और ये टॉय ट्रेन वाला तो एटलीस्ट आप बेच सकते हो कि वहाँ पे आप इलेक्ट्रीफाई नहीं करना चाहोगे, क्योंकि हेरिटेज रेलवे है, थोड़ा हर सही है, थोड़ा देर के बैटरी कर दो ना भाई। अब वो तो सिर्फ ट्रैक के नीचे रहेगा, आपको टेंशन भी नहीं है।
और हाँ, बाय द वे वो ये रहता है, ग्राउंडेड रहता है जब ट्रेन उसके ऊपर नहीं है, यानी कि जब तक शू नहीं जाता है, कनेक्ट होता है, वो चालू नहीं होता है। यानी कि ट्रेन रुकेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, तभी वो उसपे पावर जाएगा। यानी कि उसके दरमियान जानवर है, आप पटरी पे सो रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। ट्रेन आ गया तो आपके पास दूसरा प्रॉब्लम है। तो ये पूरी तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट लग रहा है कि आप टॉय ट्रेन क्यों बना रहे हैं? इससे हाइड्रोजन डेवलप होगा। आप ये क्यों बना रहे हैं? इससे हाइड्रोजन डेवलप होगा। इट्स लाइक ये एग्ज़ैक्टली वही लॉजिक पे है जो जापान मैग्लेव के लिए किया है कि हम मैग्लेव क्यों बना रहे हैं? ताकि बेच सकें। सर कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। नहीं, हम मैग्लेव डेवलप कर रहे हैं। उससे क्या होगा सर? उससे और मैग्लेव डेवलप होगा। इसलिए कोई नहीं खरीद रहा है। मैग्लेव इतना पैसा खाता है कि भैया प्लेन सस्ता लगने लगता है। सीवीड बायोफ्यूल करो तो एनवायरमेंटल बेनिफिट भी आ जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि ये टॉप डाउन है, किसी को पसंद आ गया, सेक्सी टेक्नोलॉजी है। कितने लोग हमको बोलते हैं भैया ये नया टेक्नोलॉजी, इट्स लाइक 1990 का पेटेंट है लिथियम आयन बैटरी का। ये सब आदम जमाने का है। और बोलोगे ये मेम्ब्रेन चेंज हुआ, बैटरी में भी तो हुआ। तो कॉन्टेक्स्ट वही है, पूरी तरह से वैनिटी प्रोजेक्ट है, ऊपर से नीचे उतार रहे हैं। और एकदम इंडिया के लिए सेंस ही नहीं बनता जब अगर आपका डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं कि सर हमें डीजल हटाना नहीं है। आप कभी ऐसा नहीं करोगे कि डीजल हटा के वहां हाइड्रोजन डालोगे। तो क्यों आप इंडिया को एक तीसरा चीज दे रहे हो संभालने के लिए? लो भैया इसको संभालो, बैटरी कर दो ना। जो आपको सोलर मिल जाएगा, आपको विंड मिल जाएगा, आपको राउंड ट्रिप इफिशियंसी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, हम हाइड्रोजन करेंगे क्योंकि बिजली बर्बाद करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो ये एकदम सीधा-सीधा टॉप डाउन है, एकदम वही लॉजिक पे चल रहे हैं जो जापान किया है। हम ना ये बनाएँगे सिंकशन मैगलेव वाला बनाएँगे, जो कभी प्रॉफिट नहीं दिया और देगा भी नहीं कभी प्रॉफिट। उसका जो ट्रैक कॉस्ट है वो इट्स लाइक बाकी सारी कंपनी भी बोली, "सर 10 टू 30 मिलियन डॉलर आप पर किलोमीटर माँग रहे हो, पागल हो क्या?" एक्चुअली पागल है। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है कि ये बहुत ही दुखद बात है। क्योंकि बोल रहे जापान भी समझ चुका है, उनको पता है कि हाइड्रोजन नहीं चलेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा बैटरी ट्रेन जापान में चलता है। ब्रिटेन भी बुद्धि लगा लिया। भैया ब्रिटेन बुद्धि लगा लिया, हम लोग उनको स्पेस में धो रहे हैं और आप मान रहे हो हम लोग ट्रेन में धुल जाएँगे? मतलब भैया जर्मनी का रिजेक्ट माल हम लोग लेके चलाने लगेंगे? कमाल कर रहे हो यार। दैट इज़ सैड, दैट इज़ सैड, दिस इज़ जस्ट सैड। हम वही बोल रहे हैं इस ट्रेन का लोग सही बोल रहे हैं, इसका मोटर देख रहा होगा ऊपर, इतना बिजली है ऊपर, हम दौड़ सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन पे हुलुलुलु कर रहे हैं। बट एन्जॉय कीजिए, आप लोग हाइड्रोजन का मजा लीजिए और उसके बाद रोइएगा 2035 में कि भैया पनीर रोल ₹500 का हो गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाइड्रोजन वर्सेस बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, तो शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चला कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।